तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 16 सीडीपी सीटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जिसमें हम लोग बच्चों में सोचना एवं सीखने के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की अक्षमता विकसित करना, विवेचना का कार्य करना या उपयोग सभी। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, इस कथन का संबंध किससे है? थॉर्नडाइक, वॉसबर्न, मास्लो या हर्ज़बर्ग। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वॉसबर्न। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? निगमनात्मक तर्कना सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, अधिगम एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि ए, बी और डी, यानी कि यहाँ इसमें ये वाला सही जवाब है, ये सही जवाब है और ये भी सही जवाब है। सिर्फ ये वाला जवाब क्या है? गलत है। सीखने का प्रबलन का सिद्धांत पावलाव ने दिया था, ना कि थॉर्नडाइक ने। बालकों के सोचने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उसके बारे में विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सत्य है? बच्चे जैसा देखते हैं उसी आधार पर सोचते हैं, कल्पनाशीलता बालकों के अंदर अधिक होती है, बालक स्वभाव में जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही जवाब उपयोग सभी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीखना अनुभव में व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी पद्धति है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता है। तो ये जवाब गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, यानी कि सही जवाब होगा ए, बी और सी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसे उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसमें जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसे ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। तो इसका सही जवाब तो यहाँ साफ साफ दिख गया, सेकंड आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संयोगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। दूसरा, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संयोगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। तीसरा, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। चौथा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखना उस वातावरण को में प्रभावी होता है जो संयोगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले मैं बता दूं, पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक बार और उसको दोहराना, प्रत्यास्मरण मतलब कि उसको फिर से याद करना। पहला, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठ को दोहराने का ये नया प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ये किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका सी जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सी जवाब होगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है? सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। जिसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उच्च विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वे जल्दी डैश करते हैं। इसका सी जवाब मैं पहले बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कक्ष में उपयोगी और विस्मरण। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के रूप में अनुरूप पढ़ाया जाए। उन्हें ये पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। चौथा, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता के विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इसका सही जवाब मुझे लगता है कि इसका सही जवाब होगा, दो ऑप्शन मुझे लगते हैं, दो सही हो सकता है। या तो ये उन्हें ये पता हो ना हो कि जो तथ्य पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया, नहीं ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका सही जवाब होगा पहला, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों को आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण होता है।
एक बच्चे की सफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्येक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। एक बच्चे की सफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। यह कथनों में से हम इस चीज के लिए सहमत हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किस में सहमत हैं? ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा मगर एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आंकलन नहीं कर लिया जाता। या चौथा, अधिगम केवल तभी होता है यदि ये व्यवहार का सुस्पष्ट होता है। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर मैं बता दूं, इसका सी जवाब होगा अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। मैं इससे सहमत हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका डायरेक्ट मैं जवाब बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि क्या गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्ट की दिशा में बढ़ते हैं। ये प्रोत्साहित करता है। अगर वही मैं बोलूँ, प्रश्न बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। सबसे बेहतर ढंग की बात करें तो ये है। तो ये पूरी तरह से ढंग से नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा को नहीं बढ़ाते हैं बल्कि प्रश्न से बच्चे के मानसिक स्तर पे भी क्या होती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें महसूस कराया जा सकता है कि उसकी बुद्धि में कमी है। बिल्कुल गलत है। हम किसी बच्चे को हम नीचा नहीं गिरा सकते हैं। बच्चों को अपनी भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चों के अंदर तो भाषा कौशल की आवश्यकता तो होती है, मगर हम यहाँ पे प्रोत्साहित की बात करें तो जब प्रोत्साहित की बात है तो प्रश्न और अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता को दिशा में बढ़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव थिंक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों के अंदर। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बच्चों को सूचनाएं लिखवाकर उन्हें याद करने को कहकर? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यदि बच्चों को अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर नहीं, तथ्यात्मक जानकारी देकर। या चौथा, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। यानी ये पॉजिटिव टेक है, अवसर। जहाँ भी अवसर आ जाए और वो स्पष्ट कह रहा हो कि सत्य पे एक बेस्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट पे टिक लगाइए, तो आप डायरेक्ट उसको आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के प्रमुख है? अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण या अर्थ निर्माण? तो इसका सी जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सी जवाब पहले क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया। ये रहा क्वेश्चन है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण या अर्थ निर्माण? तो सीखने का एक प्रमुख अंग हम रटकर नहीं कर सकते हैं। अनुबंधन नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। अर्थ निर्माण जरूरी नहीं कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा अर्थ निकाल के ही पढ़ो। अगर आपको चीज़ समझ आ रही है तो आप उसके लिए ठीक है। अगर अनुकरण की बात करें तो अनुकरण मतलब कि पढ़ने के बाद समझना, अनुकरण की एक प्रक्रिया होती है। तो ये इसका सही जवाब होगा थर्ड। विद्यालयों में विद्यार्थियों की सफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। अच्छा, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। या चौथा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें जवाब तो सारे सही हैं लेकिन दो स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। तो बी और डी सही होगा। क्यों? क्योंकि सही है, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। ये तो कन्फर्म है कि ये सही है, क्योंकि उनके शिक्षण विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। आई थिंक सी और डी आंसर होगा। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सी और डी। बाकी पुरस्कार के लिए नहीं और इसके विशेष जाति और समुदाय संबंधित असफल होते हैं, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं।
आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति को ये कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय कर रहना। तो इसका सीजा होगा, गलत धारणाओं की बात करा जा रहा है तो गलत धारणाओं का अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। निष्क्रिय रहना ये निगेटिव टैग है और सूक्ष्म भेद भी क्या है, निगेटिव टैग है। तो जहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं में आता हो या फिर निगेटिव क्वेश्चन हो तो आंसर भी निगेटिव में होता है, हमेशा आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 17 शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।